हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ई को, और इस पेपर का कोड नंबर क्या है, वह है हमारा 59/I/1। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम सेक्शन ई पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का जो 4 सेक्शन है डी तक, वो हमने पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो नंबर 38 और इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है। यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए वो प्रक्रिया क्या है। पहला है हमारा मार्शल योजना। यानी मार्शल योजना क्या है। सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। यानी कि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर और 45 तक चला था। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो यूरोपीय देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था वह पूरी तरह से तहस नहस यानी कि खत्म हो चुकी थी, काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। अमेरिका ने 1945 के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए बहुत मदद की। यानी अमेरिका ने यूरोप के देशों को काफ़ी मदद किया था 1945 के बाद। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसके बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों को उनके अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मार्शल योजना कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मार्शल योजना क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यानी कि मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने का एक मंच बन गया। यानी जो मार्शल योजना था वह पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए क्या था, व्यापार आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने का एक मंच। यानी कि मार्शल योजना एक मंच के रूप में काम कर रहा था। किसके लिए, यूरोप के जो पश्चिम एरिया में जो देश हैं उन देशों के लिए व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर बात करने की एक बहुत अच्छी मंच बन गया। क्या, मार्शल योजना। आगे क्या कह रहे हैं, 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी कि 1948 में क्या हुआ कि मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। जिसके मदद से क्या किया गया, तो जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, पश्चिम तरफ जो यूरोप के पश्चिम में जितने भी देश थे उनको आर्थिक मदद दी गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा रोम संधि। यानी 1957 में 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। यानी कि इन सभी देशों ने मिलकर, जो यहाँ पर 6 देश का नाम दिए गए हैं, इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यूरोपीय संसद का गठन। यानी यूरोप में अब संसद का गठन, इसके बारे में देखेंगे। यानी कि जून 1979 में क्या हुआ कि यूरोपीय संसद यानी कि पार्लियामेंट का गठन यूरोप के आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। यानी जून 1979 में क्या हुआ, जो यूरोपीय संसद का गठन था, ठीक है, यूरोप में संसद का गठन होने के बाद जो हमारा ग्रुप था, कौन सा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसने धीरे धीरे
राजनीतिक स्वरूप लेना, यूरोप के अंदर राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, जिसका स्टार्टिंग में लक्ष्य क्या था, इसका केवल और केवल आर्थिक लाभ करना था। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का काम था आर्थिक लाभ करना, यूरोप के देशों के बीच आर्थिक लाभ करना, व्यापार को बढ़ावा देना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सन 1979 में, जून 1979 के बाद क्या होने लगा, जब यहाँ पे पार्लियामेंट यानी कि संसद का गठन हुआ, इसके बाद जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था ये धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद maastricht संधि, यानी फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यानी क्या हुआ, 1992 में maastricht संधि के द्वारा ही यूरोपीय संघ का एक गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा यानी कि यूरो के लिए रास्ता तैयार हो गया। यानी यूरोपीय संघ में क्या हुआ कि यूरोप के जितने भी देश थे, ठीक है, उनके समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दे, यानी जितने भी ये सब चीज़ होते हैं, और विदेश में सामान जाना आना, उनकी सुरक्षा नीति, इनकी आंतरिक मामले, ठीक है, यूरोपीय देश जितने भी थे इनकी आंतरिक मामले, इसके न्याय से जुड़े जितने भी मुद्दे थे वो, और साथ ही साथ इनका पैसा यानी कि मुद्रा, ये सारे एक समान हो गया, धीरे धीरे एक होने लग गए। यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने धीरे धीरे अपना गठन बनाया और वे अपने देश के बीच जो सामान आना जाना होता था उन पर टैक्स लेना छोड़ दिए, यानी कम करने लगे धीरे धीरे और बंद कर दिया। उनकी सुरक्षा नीति एक हो गई, आंतरिक मामला सेम रह गया, और साथ ही साथ न्याय से जुड़े जितने मुद्दे थे वह भी अब सबके लिए सेम हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे इनका मुद्रा भी बराबर यानी कि एक समान हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ ने एक राष्ट्र राज्य के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। यानी जो यूरोपीय संघ थे इसने धीरे धीरे राष्ट्र राज्य के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। फिर यूरोपीय संघ का अपना ध्वज, इनका अपना राष्ट्रीय गान, स्थापना तिथि और मुद्रा है। यानी धीरे धीरे यूरोपीय संघ किस हद तक चला गया, कितना फैल गया कि इनका अपना एक ध्वज यानी इसका अपना झंडा हो गया, इनका अपना राष्ट्रगान हो गया, और इनकी अपनी एक तिथि है, स्थापना डेट कि किस दिन ये स्थापित हुआ, और इनकी मुद्रा भी एक है। अब आगे, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक और सैन्य प्रभाव भी है। यानी जो यूरोपीय संघ है इसका आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक और सैन्य प्रभाव भी अब है। ऐसा करते हुए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन का हम दूसरा पॉइंट एक और देखते हैं जो ऑप्शनल में है हमारे पास। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत को एक नया उभरता हुआ शक्ति केंद्र बनने में सहायक किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि भारत एक उभरता हुआ राज्य है, इनके बारे में कुछ व्याख्या करने कहेंगे, कुछ पॉइंट्स को कहेंगे डिटेल में टिप्पणी करने। तो देखिए क्या है हमारा, 21वीं सदी में भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि 21वीं सदी में भारत को क्या कर रहे हैं, एक उदयमान यानी नए शक्ति के रूप में उदय होता हुआ वैश्विक शक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं, देखा जा रहा है। आगे, एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव भी कर रहा है। यानी कि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड हमारे भारत के ऊपर अध्ययन कर रहा है और देख रहा है कि भारत के अंदर कितनी ताकत है, भारत में क्या है। तो चलिए भारत विश्व के सामने एक शक्ति का केंद्र क्यों बन रहा है, इससे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए पहला क्या है, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ है। आज के टाइम पर आपको पता होगा कि भारत जनसंख्या के मामले में या तो फर्स्ट रैंक होते हैं या फिर सेकंड रैंक पे। आगे,
यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी कि जो भारत है हमारा, भारत पूरे दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। इकलौता भारत ही ऐसा है जिसमें इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक यहाँ पे सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे क्या है? भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। यानी कि भारत की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुदृढ़ है। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टिकोण से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र तथा संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासी के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ तथा महत्व प्रदान करती है। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत का लक्ष्य क्या है कि ये 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकट्ठा कर लेगा। यानी कि इनकी जीडीपी इतनी ऊपर हो जाए कि भारत के पास 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि 200 मिलियन भारतीय प्रवासी है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भी भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ तथा महत्व प्रदान करती है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आशा करता हूँ को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीकी के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। यानी आपको पता होगा कि आज के टाइम पर हमारी सैन्य शक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सेनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमारे पास परमाणु हथियार भी है। तो इससे हम क्या है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं आज। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से देखें तो मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती है। आपको पता होगा हमारे मोदी जी जब आए तो उन्होंने क्या किया, मेक इन इंडिया के नाम का एक योजना बनाया। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि धीरे धीरे भारत में जितने विदेशी सामान आ रहे हैं या जितने विदेशी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की जा रही है और भारत उन जैसे खुद का अपना सामान बना रहा है जिनको हम मेक इन इंडिया योजना के तहत रखते हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व में भारत को शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ आपका वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।